लेकिन ये लीडरशिप का मसला है, कौन सबसे बड़ा पावरफुल बनेगा। और ये मसला ऐसा ही रहेगा जब तक महमूद अब्बास जिंदा है। वो लीडरशिप देने को तैयार नहीं है, हालांकि वो एजेड भी है। और दूसरी बात, इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी चलता है। मसलन बहुत सारे अरब कंट्रीज़ है, बाहरीन कतर, जो महमूद अब्बास को सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट एक तरफ अरब कंट्रीज़ है, दूसरी तरफ जैसा आपने पहले ही कहा है, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के लिए भी वो काबिल कबूल है, जबकि हमस काबिल कबूल नहीं है। 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनियंस को मारा गया और उन्होंने भी रिटेलिएशन में 17-18 इजरायली को मारा है। यही जंग है, ये ख़त्म नहीं होगी। बार बार इसमें रिकन्सिलिएशन होती है, एफर्ट्स किए जाते हैं कि ताकि अब जो इलेक्शन होगा, अगर इलेक्शन में डेफिनेटली अल-फतह इतना अच्छा नहीं करेगा जितना कि हमस करेगा। कनेक्टिविटी के अलावा उनके खिलाफ जो है कोऑपरेट भी किसी लेवल पर कर रहे हैं आप दूसरे ग्रुप्स के सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, उनको आइडेंटिफाई करने में, उनको अरेस्ट करने में। तो एक गुस्सा है। अब देखना है ये कल्मिनेट वोट के जरिए कितना होगा। अमेरिका की कोशिश ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रशिया को टारगेट किया जाए। उसको लगता है कि अगर वो इस वक्त मिलिट्री एड दे रहा है, असिस्टेंस दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, वो रशिया को अंडर स्ट्रेस लाए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त विदेशों से कई अहम खबरें हैं जिस पर आज अपने खास मेहमान जनाब शेख मंजूर साहब से हम बात करेंगे। कई खबरें इसलिए अहम हैं, एक तो ये कि फिलिस्तीन के जो दो मेजर धड़े हैं फिलिस्तीनी लीडरशिप के, एक तो महमूद अब्बास जिनके ताल्लुकात निस्बतन अमेरिका और इजराइल से बेहतर नजर आते हैं वो, और गाजा में हमास के लीडर इस्माइल हानिया, इनके बीच में मुलाकात हुई है और कोई ऐसी जॉइंट कमेटी बनाने की तैयारी है जिसमें आने वाले कोई इलेक्शन होने वाले हैं। ये एक बड़ी खबर है, इसलिए कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग नजरिए वाले लोग हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में यूक्रेन जंग खत्म कराने की कोशिश के तौर पर एक अहम मीटिंग होने वाली है, उसका समिट नाम दिया गया, लेकिन अभी यह कंफर्म नहीं है कि उसमें व्लादिमीर पुतिन आएंगे या नहीं आएंगे। ये एक खबर है। इसके अलावा ईरान का एक जजीरे के मामले में सऊदी अरब और कुवैत के साथ एक तरह का टकराव जैसी हालत है, उसमें क्या कुछ हो रहा है ऐसे वक्त में जबकि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। और एक आखिरी खबर डॉन की, पाकिस्तान में जो एक धमाका हुआ एक सियासी रैली में, उसमें 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहां आखिर क्या कुछ हो रहा है। जनाब शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आप वक्त दे देते हैं। थैंक यू। आप ये बताइए कि फिलिस्तीनी जो दो लीडर्स हैं, दो अलग अलग नजरिए के लोग हैं, वो एक जगह मिले हैं। इस मुलाकात के क्या मानी है, जबकि एक नाराजगी का सिलसिला था। अब तक ये इल्जामात लगते रहे हैं कि महमूद अब्बास इजराइल के इशारे पर फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी भी कराते हैं और अपनी हुकूमत बाकी रखने के लिए वो कुछ भी कर लेते हैं। अब ये जो मुलाकात हुई है दोनों के बीच में, एक वो जो इजराइल के साथ मिल जाता है, एक जो इजराइल के सामने टक्कर लेता है मजबूती से, इन दोनों के मिलने के क्या मानी है? देखिए, इससे पहले भी कई बार एफर्ट्स किए गए थे ताकि दोनों जो ग्रुप्स है उसकी रिकन्सिलिएशन होगी, मफाहमत होगी। कई साल पहले मिस्र में भी इस सिलसिले में बात हुई, कतर में बात हुई, अब जो लेटेस्ट बात हुई, ये कोशिश की जा रही है ताकि दोनों ग्रुप्स जो है अहम, एक का कब्जा जो एक तो पूरी तरह डोमिनेट करता है गाजा, तो दूसरा जो है वेस्ट बैंक में है, इनके दरमियान मफाहमत हो ताकि एक यूनाइटेड स्टैंड लिया जाएगा अगेंस्ट इजराइल। लेकिन ये लीडरशिप का मसला है, कौन सबसे बड़ा पावरफुल बनेगा।
और ये मसला ऐसा ही रहेगा जब तक महमूद अब्बास जिंदा है। वो लीडरशिप देने को तैयार नहीं है, हालांकि वो एजेड भी है। और दूसरी बात, इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी चलता है। मसलन बहुत सारे अरब कंट्रीज है, बाहरीन कतर, जो महमूद अब्बास को सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट एक तरफ अरब कंट्रीज है, दूसरी तरफ जैसा आपने पहले ही कहा है, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के लिए भी वो काबिल कबूल है, जबकि हमस काबिल कबूल नहीं है। और कुछ कंट्रीज यहाँ तक भी जाते हैं कि इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाए। इसलिए टेम्परेरी तौर पर हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसका परमानेंटली कोई हल निकलेगा। दूसरी बात, इनकी महमूद अब्बास की तबीयत भी ठीक नहीं है, जो इसके बाद वहां पर भी लीडरशिप स्ट्रगल शुरू हुई है। वहां पर भी फतह ग्रुप जो है वो अपने किसी आदमी को प्रोजेक्ट करना चाहता है। उनकी जो एक्सेस जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी से ज्यादा है बनिस्बत हमास। वो ये जो है इसको खत्म नहीं करना चाहते। हालांकि ये भी हकीकत है, पिछले 5-6 सालों के दौरान वेस्ट बैंक में फतह का जो इन्फ्लुएंस है बहुत कम हो गया है। और वहां पर ज्यादा से ज्यादा, अगर जो भी रिसेंटली कार्रवाइयां इजराइल की तरफ से हुई है वो वेस्ट बैंक में ज्यादा हुई है, जिसमें बहुत सारे फलस्तीनियंस मारे भी गए हैं और रिटाइलेशन भी हुई है। और उन्होंने भी कई 50 से ज्यादा फलस्तीनियंस को मारा गया, और उन्होंने भी रिटाइलेशन में 17-18 इजरायली को मारा है। यही जंग है, ये खत्म नहीं होगी। बार बार इसमें रिकंसिलिएशन होती है, एफर्ट्स किए जाते हैं कि ताकि अब जो इलेक्शन होगा, अगर इलेक्शन में डेफिनेटली अल फतह इतना अच्छा नहीं करेगा जितना कि हमस करेगा, क्या वो अपनी लीडरशिप छोड़ेगा? मुझे नहीं लगता है प्रेजेंट सिनेरियो में, और ना उसको छोड़ने देंगे कुछ कंट्रीज, क्योंकि ये ऐसे वक्त में मुलाकात हुई है। पिछले दिनों नाब्लुस में एक बहुत बड़ी फौजी कार्रवाई हुई इजराइल की तरफ से, में हुई। वो 20 साल के बाद में कोई इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। और एक कांस्टेंट पैटर्न एक नजर आ रहा है कि यहाँ वेस्ट बैंक में जो निस्बतन काम रहता था, शांत रहता था, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी किसी तरह से मेंटेन रखती थी पीस, वो अब नहीं रहा। अब ये बताते हैं कि वहां हमास और वहां जिहाद इस्लामी के लड़ाके मिलिटेंट्स वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, इसमें आपको देखना चाहिए, जब से ट्रंप ने जो है अब्राहम अकॉर्ड किया, उसकी वजह से ये जो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी साइडलाइन हो गई। उसको भी उसने रिजेक्ट किया था उसको, और ना उसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ तक कि बहुत सारे अरब कंट्रीज ने उसका बाइकआउट भी, उसको यानी कि इग्नोर भी किया। ये रिसेंटली 5-6 महीने पहले फिर एक बार कोशिश हो रही है, जब वो अरब कंट्री जो उसको अगर मॉरल पॉलिटिकली भी सपोर्ट कर रहे थे, इतना नहीं करते थे, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत करते थे, वो अब फिर से वहां जाने लगा, वहां से उनके ताल्लुकात जो है फिर से बेहतर होने। अब इसमें यही बात है कि जो कंट्रीज एवर्स है हमस को, क्या वो इसको एक्सेप्ट करेगा? अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो महमूद अब्बास या उसके जो हामी है, उसका जो ग्रुप है, उनको भी बातचीत को एक अच्छी शक्ल देना, उसका यानी कि इफेक्टिव बनाना, वो कारआमद साबित होगा। वरना ऐसे एफर्ट्स किए जाएंगे, 5 या 6 महीने के बाद फिर कोई न वो मानेंगे न ये मानेंगे, ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन ये हकीकत है, जैसे हमने भी पहले भी कहा कि वेस्ट बैंक ऐसा नहीं रहा जैसे आज से 5-6 साल पहले। वहां से ही आप जो बात कह रहे हैं, पिछले दिनों कई इजरायली जर्नलिस्ट ने वहां के मीडिया में ये डिबेट है पिछले दिनों रहा कि अब वेस्ट बैंक के हालात, चूंकि वहां एयरफोर्स को इस्तेमाल किया, अपेची हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया है नाब्लुस में, तो इजरायली जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि जिस तरह से सन 2000 में साउथ लेबनान में
2005 में गाजा में जैसे वहां के हालात थे, ऐसे हालात अब वेस्ट बैंक के बनते जा रहे हैं, यानी इजराइल को अब वहां से छोड़ना पड़ेगा। ऐसी हालत में इस मुलाकात के क्या मानी है? मुलाकात तो ये है, देखिए यही एक बड़ी वजह है, जब आप किसी चीज को ज्यादा सप्रेस करते हैं, वहां हर चीज पर उनको टारगेट किया जाता है, तो एक हद होता है, पेशेंस की, टॉलरेंस की हद होती है, फिर रिटेलिएशन होती है। अब उनको भी लग रहा है कि उन्होंने जो इस वक्त इजराइल के तई जो उन्होंने रवैया इख्तियार किया है, उसका कोई मकसद नहीं निकला है। बजाय उसके इजराइल एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन को आगे बढ़ा रहा है, उनके इलाके जो है, इनके जो घरों को मस्मार किया जा रहा है, उनके जवान जो है, नौजवान हैं, उनको पकड़ा जाया जाता है। इस वजह से एक फ्रस्ट्रेशन लेवल है, जो एक फॉर्म हो रहा है, रिटेलिएशन के फॉर्म में होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये इजराइल ने अपना ही, अगर किसी को इतने वहाँ के लड़कों को, नौजवानों को इस हद तक उनको प्रेशराइज किया कि उनको लगता है कि उनके लिए आर्म्स उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अच्छा, ये देखिए क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि एक लंबे अरसे से फिलिस्तीनी अथॉरिटी का इलेक्शन नहीं हुआ, और ये इजराइल की और दूसरी ताकतों की पसंद की वजह से ही शायद यहां पर हैं। तो आपको क्या मतलब, फिलिस्तीनी जो वोटर है, क्या वाकई फ्रीली वोट कर पाता है इजरायली सिक्योरिटी के तहत? क्या कुछ है, आपको कुछ थोड़ा सा और बेहतर आइडिया है? देखिए, पहले तो हुआ करता था, क्योंकि हमास में टोटल कंट्रोल जो है गाजा में, उन्हीं का कंट्रोल रहा है, यहां तक कि फतह का रहा हमेशा वेस्ट बैंक में, लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम भी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वेस्ट बैंक के लोगों को एक्सेस ज्यादा थी बनिस्बत गाजा के लोगों को दुनिया के साथ। उनको जाने में भी, उनके साथ ये जो है, उनको रिलीफ भी मिलता था, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलती थी, और इनको अगर पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए, सबसे ज्यादा टारगेट हमस को किया गया, उनके अस्पताल ब्लॉकेड उनको किया गया महीनों, जिससे बहुत तबाही हो गई है। उन पर रॉकेट्स दागे गए, उन पर ये दागे। पहली बार, अब की बार जो है जनीन रिलीफ कैंप में जो हुआ, वो इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार हुई है। इसलिए वो प्रेफर भी ये करते हैं, उनको लोग भेजते हैं, शायद उनको स्पॉन्सरशिप करते हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, वो इसलिए वो अभी भी उनके साथ है कुछ एफिलिएशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो पॉपुलैरिटी अल फतह ग्रुप एंजॉय कर रहा था आज से 20 साल पहले, वो रही है, जिसमें इरोजन आ गया है, क्योंकि अब उनका बका का मसला रहा है। अब अच्छा, पिछले दिनों लंदन में एक फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट हैं अब्दुल बारी अतवान, उन्होंने ये बात लिखी कि जब 12 जुलाई को इस ऑपरेशन के बाद महमूद अब्बास जेनिन गए, तो उनको इजरायली सिक्योरिटी और जॉर्डन का अपाचे हेलीकॉप्टर इसके साथ वो गए, और एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि वो फिलिस्तीनी जो कैदी हैं फिलिस्तीनियन अथॉरिटी की जेलों में, उनको रिहा किया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो वहां से वापस गए, तो उन्होंने वो वादा भी भुला दिया, और वहां ये सवाल किया गया, इनके खिलाफ नारे लगे। नारे ये थे कि आप जब यहां ऑपरेशन हो रहा था, लोग मारे जा रहे थे, तो आप कहां थे? तो ये एक नाराजगी मुसलसल वहां से नजर आ रही है। ऐसे में इलेक्शन में ये क्या कुछ हासिल कर पाएंगे? नेचुरली उसका तो असर पड़ेगा है, ये नहीं है कि इलेक्शन पर असर। दूसरी बात, चूंकि पिछले कई सालों से महमूद अब्बास की भी जो ग्रिप है पावर पर, वो कमजोर पड़ी है। वो नहीं रहे हैं जो आज से 10 साल पहले, या जब वो यासिर अरफात के जानिशीन बने, उस वक्त उसका बड़ा पावर था, ये भी था, वो बात नहीं रही है। इसलिए वहां पर भी इसी वजह से, उस कमजोरी की वजह से कोई स्टैंड वो नहीं ले सकता है, बगैर सिर्फ यही है कि चाहे यूएन में ये वहां पर पीछे देता है और कुछ कहता है,
बाकी जो अमलन काम जो है, जहां उसको अपने वेस्ट बैंक इलाकों में करना चाहिए, तो अपने लोगों के साथ खड़ा रहे, जो जब वो मुश्किल में होते हैं, वो काम उसके न वो करता है न उसके लोग करते हैं। इसलिए वहां पर बेदिली पाई जाती है लोगों में, और दूसरे ग्रुप्स का नेचुरली इन्फ्लुएंस बढ़ ही जाएगा उसकी वजह से। जब कनेक्टिविटी लोगों के साथ नहीं रही, कनेक्टिविटी के अलावा उनके खिलाफ जो है कॉपरेट भी किसी लेवल पर कर रहे हैं आप दूसरे ग्रुप्स के सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, उनको आइडेंटिफाई करने में, उनको अरेस्ट करने में, तो एक गुस्सा है। जी। अब देखना है ये कल्मिनेट वोट के जरिए कितना होगा। जी। अच्छा, मैं अब चलता हूं दूसरी खबर की तरफ। ये सऊदी अरब जो यूक्रेन और रूस के बीच की जंग है, उसके लिए एक अमन मुज़ाकरात के लिए एक समिट बुलाने की तैयारियां, ऐसी की रिपोर्ट्स हैं। ये सऊदी अरब अचानक इस जंग के बीच में किस तरह से, क्या कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी कुछ थी या क्या हुआ? ये किसका प्रपोजल, किसका है? देखिए, अगर आपने देखा पिछली बार जब अरब लीग का समिट हुआ, उसमें भी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है ज़ेलेंस्की को बुलाया गया, वो वहां पर स्पेशल इन्वाइटी था। उसके अलावा सऊदी अरब ने, हालांकि उन्होंने एक न्यूट्रल पार्ट लिया है इस जंग में अब तक, लेकिन पिछले 2 साल के दौरान इस मुल्क ने रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे, जिसकी एक्नॉलेजमेंट पुतिन ने कई बार की। और मुझे नहीं लगता ये कोई इफेक्टिव होगा। अगर ऐसा हो जाएगा, कोई इफेक्ट यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड कोई बातचीत होगी। हालांकि ये बात दुरुस्त है, अब की बार रशिया भी अंडर प्रेशर है, उस पर भी आए दिन मॉस्को पर हमले होते हैं, और जो नई टेक्नोलॉजी उनको यूएस और दूसरे यूरोपियन कंट्री, नेटो कंट्रीज फराहम कर रहे हैं, उससे रशिया किसी दबाव, लेकिन अभी तक रिसेंटली भी ये आया है, अभी भी यूक्रेन का बहुत सारा इलाका रशिया के कब्जे में है। मसला ये है कि बातचीत अगर होगी, नतीजा खैज होनी चाहिए, तो कौन से पॉइंट्स पर होगा? वो एक चाइना ने भी फार्मूला दिया था, वही फिलहाल सीज फायर करो और जो जहां है उसको वहां ही रहने दो। क्या ये पॉसिबल इस वक्त भी है? हालांकि उसका अंडर स्ट्रेस है रशियन फोर्सेस, क्या वो सारे इलाके को वकेट करेंगे? नॉट एट ऑल। इस वक्त वो पॉसिबल ही नहीं। Minus that, is it possible to achieve any peace? Not at all. अच्छा, अभी 2 दिन पहले पुतिन का एक बयान आया था। अफ्रीकन मुल्कों के कुछ लीडर्स उनसे मिले मॉस्को में, और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन का ये बयान आया था कि अफ्रीकन प्रपोजल जो है वो यूक्रेन के साथ अमन की बुनियाद के तौर पर काम कर सकता है। वो क्या कुछ है? वो कोशिशें कई तरफ से हो रही हैं, ऐसा लगता है। देखिए, इससे पहले उसने चाइना के प्रपोजल को भी इन वे एक्सेप्ट किया था, लेकिन वो यूक्रेन वालों ने नहीं किया है। अफ्रीकन कंट्रीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनको फूड क्राइसिस ज़्यादा हुए हैं इस जंग की वजह से। उनको एक्यूट, क्योंकि गुंदुम जो दोनों कंट्रीज की तरफ से उनको जो मिलता था, इसकी एक्यूट शॉर्टेज है, और अफ्रीका में इस वक्त भुखमरी का सामना करना पड़ता है। वो चाहते हैं किस तरीके से जो उनको जो है एक्सपोर्ट चालू, हालांकि अब उन्होंने ब्लॉकेड का भी ऐलान किया है, जो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। मसला ये है, प्रपोजल में विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होनी चाहिए। ये नहीं आप एक को इस वक्त ये एडवांटेज नहीं दोगे कि ये दोनों को लगे। अगर कोई प्रपोजल ऐसा होना चाहे जिसमें रशिया को भी लगे कि उसकी जो जीत हुई, दूसरे साइड को भी लगे कि उसने कुछ पाया। और इसमें आजकल जो हमें दिखता है, अमेरिका की कोशिश ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रशिया को टारगेट किया जाए। उसको लगता है कि अगर वो इस वक्त मिलिट्री एड दे रहा है, असिस्टेंस दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, वो रशिया को अंडर स्ट्रेस लाए। और उसमें जो वीकनेसेस है, उनको लगता है, जो अभी रिसेंटली मर्सनरीज ने एक रिवोल्ट किया उसके खिलाफ,
कुछ इसके हेल्थ केयर रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी उसके साथ है। वो चाहते हैं जितनी देर ये खिंच जाए तो हो सकता है उससे वो कमज़ोर हो जाए, उसकी वो साख न रहे ये। और ये भी कभी कभी रिपोर्ट दिए जाते हैं उसकी हुकूमत को टॉपल किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, उसको ये किया जाएगा। एक किस्म का ये साइकोलॉजिकल वार भी खेला जाता है। इस सिलसिले में जब तक दोनों साइडों के लिए विन विन सिचुएशन नहीं होगी, इस जंग का कोई एंड नहीं होगा। हाँ, ये है कि ट्रूस हो सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पुतिन को नाकाम करने के लिए या हुकूमत से हटाने के लिए वो एक कोशिश बहरहाल अमेरिका की रही है, लेकिन इस बीच में जो यूरोपियन मुल्क पिस गए, उनकी इकोनॉमी का हाल बुरा हो गया, तो वो तो उनके बहुत नजदीकी दोस्त थे, नेटो के पार्टनर्स थे, उनका हाल बहुत खराब हुआ है। तो क्या उनकी कीमत पर अपना मकसद हासिल करना मकसद था क्या? देखिए, वो कुछ कर ही नहीं सकते अमेरिका के बगैर। एक तो इनकी पहले भी डिपेंडेंस, अगर आप देखेंगे जब नाटो से विड्रॉ किया था ट्रंप ने, तो उसने कहा हम इतना बड़ा फौज रखते हैं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये लोग ऐश करते हैं, ये लोग कुछ पैसा भी नहीं देते। 80% ऑफ फंड्स उस वक्त जो थे यूएस देता था, और अब जो उसने ज्वाइन किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यूरोपियन कंट्रीज जो है छोटी छोटी है, हालांकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से किसी हद तक उनके पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, कुछ वार यानी कि इक्विपमेंट में हाई टेक्नोलॉजी, लेकिन वो टिक नहीं सकते। उनका ये जो है एरिया भी कम है, स्क्वीज कर हो जाएगा। उनको ये भी यूक्रेन का जो है, इसका असर उन पर इतना बुरा पड़ा, इकोनॉमी खराब हो गई, उनके अपने प्रॉब्लम शुरू होने लगे। लेकिन इस सूरत हाल में उन्हें लगता है, वो जो कहते हैं ना, कॉर्ड बिटवीन डेविल एंड डीएफसी, वो अब अगर उनकी इकोनॉमी भी तबाह हो गई, सारा कुछ तबाह हुआ, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते। यानी वो अमेरिका के साथ बंधे रहना उनकी मजबूरी है। या तो फिर रशियन ब्लॉक में तो जा नहीं सकते। वो इस सिचुएशन में ऐसे फंस गए हैं, उनको निकलने का कोई यानी कि चांस ही नहीं है। अच्छा, अब से पहले ये नेटो मुल्क, देखिए मैं दूसरे तरीके से बात कर रहा हूं, लेकिन एक ह्यूमन एंगल है इसमें। अब से पहले ये सारे मुल्क अमेरिका के साथ मिलकर के, माइनस रशिया, इराक को तबाह करने में, सीरिया को तबाह करने में, और किसी हद तक लीबिया को भी तबाह करने में इन्होंने ये इतना किया। अब इनको अपने घर में जब आग लगी है, तो अब इसके बाद क्या ये अब कोई सबक लेंगे कि जंगों में दूसरे मुल्कों की तबाही ना करें? देखिए, किसी हद तक ये एक रियलाइजेशन इनको आई है, किसी हद तक। लेकिन जब पावर होता था, पावर गोज टू द हेड, उस वक्त कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन ये अब इनको लगता है कि अगर किसी जंग में अननेसेसरली इन्वॉल्व होते हैं, वो इनका सबसे बड़ा खुमियाजा इनको जो लग रहा था सीरिया में कि या अफगानिस्तान में जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम इनके लिए हुई है, इसका अब थमने का नाम ही नहीं लेता। एक बार एक रूल बनाते हैं रिफ्यूजीज के लिए, अभी इतने सैकड़ों जो है रिफ्यूजीज, इलीगल माइग्रेंट्स मर रहे हैं, उनके बोट्स जो है कैप्साइज होते हैं उसके लिए, और उनको जाने भी नहीं देते हैं। अब प्रॉब्लम उनको लग रहा है ये इनको इंटरनल। तो अब यही देखा आपने भी, फ्रांस में जो मरकम लड़का मारा गया, सिंपली उसने उसके साथ पुलिस वाले के साथ कुछ किया दिखाया नहीं, तो उसको गोली लगाई गई। और जो प्रोटेस्ट हुए, वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, वो उनके देयर इट इज एन आई ओपनर फॉर मी। लेकिन साथ ही आपको ये भी देखना है, अभी टर्की को प्रेशराइज किया कि स्वीडन को आपको नाटो को मेंबरशिप बनाना है। अगर ये इतना होते कि नहीं इस वक्त हालात खराब है, इस वक्त हमें ज्यादा इफेक्ट, फिर इसकी मजबूरी क्या थी? 2 साल और इंतजार करते, कोई फर्क तो नहीं पड़ती थी स्वीडन के न बनने से, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ती थी उनको प्रेशर। और ऐसे वक्त में जबकि कुरान की बेहुरमती की खबरें मुसलसल आ रही हैं, ऐसे वक्त में तुर्की का 2-3 बार, एक ही महीने में 2-3 बार ऐसे वाकयात पेश आए वहां पर। और डिस्पाइट दैट, चूंकि उसको लॉलीपॉप दिखाया, आपको यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाया जाएगा,
हालांकि वो कई दुआओं से वो ये ख्वाब देखता ही रह गया, लेकिन अभी तक नहीं बनाया। जी जी, वो मुसलसल उनको उसी में फंसाए रखते हैं। मैं तो एक बार गया था इस्तांबुल, और जो मैंने वहां देखा, ये बात है तो 2007-8 के आसपास की, कि उनके पास ना तो अपना वो बाकी कल्चर रहा है, ना ही जबान, जो कुरान भी पढ़ा जाता है तो उसी जबान में, उसी अल्फाबेट्स में। तो बहुत सी चीजें उन्होंने यूरोप में जाने के लिए, बहुत सी चीजें, अपनी आइडेंटिटी उन्होंने एक तरह से खोई खत्म है। की। ये बहुत ही नुकसान की बात है। अच्छा, मैं चलता हूं तीसरी खबर की तरफ। ये सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के बीच में जो ये गैस रिच एक आइलैंड है, हाँ, वो क्या कुछ है, इसके इसके बारे में अब ताजा क्या खबर है? देखिए ये चीज जो है ये पुराना डिस्प्यूट है, ये कोई नया नहीं है। इसमें तीन पार्टीज है। इसमें हार्डली पहले ही ये कुवैत और सऊदी अरबिया के दरमियान भी डिस्प्यूट रहा, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, इस पर एग्रीमेंट किया है, जॉइंट एक्सप्लोरेशन के लिए वो जाने लगे। अगर आप देखेंगे कोई भी मुल्क जो है उसको अपने हमसाया मुल्क के साथ या बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है या मैरीटाइम डिस्प्यूट रहता है। हाल ही कोई कंट्री है जिसको नहीं रहा। अब देखिए इंडिया पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान रहा था, उसको सेटलमेंट की, एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स किया, और कुछ ऐसे ही दूसरे कंट्रीज के साथ भी रहा है। ईरान का रहा है, 3 क्लेम रहे इसके जो आइलैंड से, यूएई के साथ भी ये मसला रहा है। लेकिन जो हालात अब पैदा हुए हैं बिटवीन टू कंट्रीज, दीज इश्यूज इतना मैटर नहीं करता है जितना ओवरऑल जो रेस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस से जो हालात, तब्दीली, सिक्योरिटी सिनेरियो इस रीजन में चेंज हुआ है, वो बहुत अहम है। और अगर आपने देखा कि ईरानियन मिनिस्टर ने भी यही कहा कि हम इसको बातचीत के जरिए ही हल करना चाहते हैं। यहाँ तक कि शायद कुछ टाइम पहले कुवैत ने भी उनको इनवाइट किया है कि इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत चलती रही, अगर अच्छे खुशगवार माहौल में रहेगी तो हो सकता है जल्द अज जल्द इसका हल निकलेगा। क्योंकि जब किसी को बातचीत के लिए बुलाया जाता है, इसका मतलब है वो कंट्री एक्नॉलेज कर रही है कि जो ईरान की क्लेम है वो किसी हद तक जस्टिफाइड है। अब उसमें क्या शेयर होना चाहिए, हो सकता है इसको तीसरा पार्टनर इसमें बनाया जाएगा और एक शेयर इसके लिए भी डिसाइड किया जाएगा। मुझे उम्मीद है प्रेजेंट माहौल में, जैसे जो विजनरी रोल ईरानियन प्रेसिडेंट ने इस मामले में इख्तियार किया है, उनकी गाइडेंस में ये मसला भी धीरे धीरे हल की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि उससे ज़्यादा बड़े और अहम मसाइल यहाँ पर मौजूद है जिनको हैंडल करना दोनों बड़े इस्लामिक कंट्रीज़ की जिम्मेवारी है। और वो अभी तक, जब से रेस्टोरेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज हुआ, दोनों अच्छे तरीके से उसको निभा रहे हैं और आइंदा भी उसको आगे लेने में दोनों अभी तक कमिटेड है। अच्छा, इसके बीच में एक और खबर आ रही थी पिछले 2-3 दिन में, वो ये कि अमेरिका अब भी सऊदी अरब और इजराइल के बीच में नॉर्मलाइजेशन के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है। आज भी आई है, वो अब भी इस तरह की खबरें हैं। वो क्या है? अंदर से मुल्क के अंदर बेचैनी, वेस्ट बैंक के हालात खराब, हुकूमत हार्डलाइन, और मस्जिद अल अक्सा पर बार बार उनके मिनिस्टर जा रहे हैं, बेन गवीर। और इसके बीच में सऊदी अरब भी ये कहता है कि फिलिस्तीन का मामला हल करो, उसके बाद हम ताल्लुकात नॉर्मल करेंगे। लेकिन अमेरिका क्या अब इस वक्त क्या उम्मीद? यूएस ने आज से 10 दिन पहले ये कहा है कि इन प्रेजेंट हालात में, जब जनीन रिफ्यूजी कैंप पर हमला हुआ, इन प्रेजेंट हालात में हमें नहीं लगता है कि सऊदी अरब रिकॉग्नाइज करेगा फलस्तीन को, इजराइल को। लेकिन साथ ही साथ हमेशा जब से इजराइल की एग्जिस्टेंस हुई है, अपने से ज्यादा उसने इजराइल के मफादात को आगे बढ़ाया। और हर एक, ये नहीं है ये पाकिस्तान पर दबाव था,
जो पिछली बार जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उन्होंने एक्नॉलेज किया, उनको कहा गया कि इसके साथ ताल्लुकात। हालांकि ये मुस्लिम मुल्कों को बड़ी टाइट सिचुएशन में डालता है। एक वहां के अवाम को जिस तरीके से वहां पर जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों के खिलाफ, और जिसमें बड़ी यानी कि इंटेंसिफाई हुआ है, अटैक्स उन पर हुआ है। ये नहीं कि पहले की तरह हालात फिर भी रहता था, एक आधा साल शांत रहता था, अमन रहता था, ये चलता था, छोटे मोटे डिमांड्स। अब जिस तरीके से इन पर रिप्रेशन और सप्रेशन किया जाता है, इसके बावजूद उसकी एक ही ये है, इजराइल को एक्सेप्ट करो, इजराइल को एक्सेप्ट करो। अब ये हर एक मुल्क को देखना है क्या ये प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में है। और एक तो दो चीजें हैं, नेशनल इंटरेस्ट होता है, दूसरा है एटलीस्ट एक रिलीजियस फीलिंग भी होती है। एंटायर सऊदी अरब जो है इज अ मुस्लिम कंट्री, उसको ये भी देखना है क्या, और वो लीडिंग मुस्लिम कंट्री, क्या अगर वो इस सिलसिले में कोई स्टेप लेगा, वो क्या इट गोज वेल विद अदर मेंबर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो देखना है। दूसरी बात मुझे अभी भी लग रहा है, आई एम श्योर एंड सर्टेन, उन्होंने दो टोक अल्फाजों में इनको कहा है, जो ये पिछले 2-3 सालों से ये। अब इसमें एक और चीज जो हमें लग रहा था डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में फर्क है, कुछ फर्क नहीं। एक थोड़ा लाउड माउथ है, दूसरा साइलेंटली ये चीज करता है। और एक ही ये होते हुए ये एक्नॉलेज कि जिस तरीके से ये रिप्रेशन करते हैं, उस वक्त आंखें बंद करते हैं, डिस्पाइट दैट वो परस्यू करते हैं अपने एजेंडा को, नहीं इसको रिकॉग्नाइज करो। मुझे नहीं लगता है ये टाइम अप्रोप्रिएट है सऊदी अरब के लिए इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। और अगर रिकॉग्नाइज होगा क्या, कब मिलेगा क्या उसके बदले में, वो जो कंडीशन मिलेगा एक्चुअली इस्लामिक वर्ल्ड में, एक यानी कि इसमें एक बदमजगी पैदा हो जाएगी जो नहीं। और मुझे लगता है जो प्रेजेंट लीडरशिप है वो बहुत प्रैग्मेटिक है कुछ चीजों में। उन्होंने यूएस को भी किसी हद तक एक लेवल तक ही उनके साथ रिलेशन रखे हैं, इसको बैलेंस्ड व्यू ले रहे हैं वो दोनों। वो ये नहीं है कि पहले वो इस ब्लॉक के साथ, वेस्टर्न ब्लॉक के साथ मर्ज थे, अब वो मर्ज से निकलकर एक वो अपनी इंडिपेंडेंट जो उनको लग रहा है, वो चाहे सोवियत यूनियन, रशिया है, चाइना है, ईरान है, वो इसके साथ भी ताल्लुकात बराबर बढ़ाना चाहते हैं। और कई बातें जो वेस्ट की है उनको नहीं मानते। हाँ, वो ऑयल प्रोडक्शन का ऑयल पर नहीं माना, यूक्रेन पर नहीं माना, कंडेमनेशन उसके करना। चाइना के साथ उन्होंने 30-35 बिलियन डॉलर के एक जो है इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम बनाया है। ये सारी चीजें या क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? वो दिखाए, वो कहते हैं कि वो नहीं रहा है, हालांकि वो बार बार, अब चाहे उनका CIA का चीफ है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, फॉरेन सेक्रेटरी है, बार बार आते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि पुराने टाइप जो जिस लेवल के रिलेशन आज से 3 साल 4 साल पहले इसको फिर से किए। लेकिन एक बार 2 नॉचेस इसमें कम आगे हो गए तो इसको उस लेवल पर लाना मुश्किल होगा, क्योंकि अब उनको भी लग रहा है दुनिया जो है, दुनिया कुछ और भी है, अमेरिका के अलावा भी कोई दुनिया है। ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि एक जमाने तक तो हमें याद है जब डोनाल्ड ट्रंप ये बयान बार बार देते थे कि अगर हम सपोर्ट ना करें तो ये हुकूमतें गिर जाएंगी। उस हालत से अब कम से कम वो अपने आप इंडिपेंडेंट कुछ पोजीशन ले रहे हैं। ये किसी भी मुल्क के लिए बेहतर है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखे, ना कि नेशनल इंटरेस्ट को देखे और किसी पर डिपेंडेंट पूरी तरीके से ना रहे। जी, ये बहुत बड़ी अहम बात है। बिल्कुल। और वो कर रहे हैं, लीडरशिप कर रही है। हाँ। इस पर वो इग्नोर कर रहे हैं, जो उन पर प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं उसको ज्यादा वो अहमियत नहीं देते। और बार बार वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम एक दिन वो है, दूसरे दिन उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट के साथ फोन पर बात की, उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट को बुलाया और समिट कराया, सारे जो गल्फ कंट्रीज का ये कि एक आगे बढ़ रहा है मसला। और आगे बढ़ने से और उनको भी अब ये समझ में आ रहा है who is more beneficial for them। बिल्कुल। ये हर मुल्क को अपने फायदे। जो सिक्योरिटी जब से ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए,
आप देखिए सिक्योरिटी सिनेरियो बदल गया। जी 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 जी। एक किसी किस्म का कामनेस आई है मसलन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं तो रहा जो वोलेटाइल। पड़ोसी मुल्कों के बीच में ताल्लुकात बेहतर हों तो उसमें निस्बतन शांति और अमन आता ही है। अच्छा, मैं अब आखिरी खबर की तरफ जाना चाहता हूं। ये पाकिस्तान में जो आतंकवादी हमला हुआ, 40 से ज्यादा लोग मारे गए, ये कैसी ये रैली कैसी थी और क्यों इस रैली को टारगेट किया गया है? आमतौर पर जब ये मुहर्रम वगैरह का मौका होता है तो ऐसा लगता है कि सर शियों को टारगेट किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल अलग किस्म का हमला है। क्या है ये? देखिए, एक रिपोर्ट आई थी आज से 5-6 दिन पहले। पाकिस्तान गवर्नमेंट के सिक्योरिटी एजेंसी ने इस साल अब तक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 300 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। हम्म। और इसमें तकरीबन 150-200 के करीब सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस ही मारे गए, और दूसरे जो है सिविलियन या दूसरे की। ये जो इसमें जो हाल ही में अगर आपने देखा, जो पाकिस्तान के फौजी सरबरा जनरल आसिफ मुनीम है, उसने इससे पहले एक अटैक हुआ पुलिस चौकी पर हुआ है, पुलिस स्टेशन पर हुआ, जहां पर बहुत सारे जाने भी गए। तो उसने उस वक्त कहा कि अभी भी अफगानिस्तान टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए पनाहगाह बन गई है। प्रॉब्लम ये है कि तालिबान जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो टीटीपी को के खिलाफ कार्रवाई करे या उनको प्रोटेक्शन दे। क्योंकि जब अमेरिकन फोर्सेस वहां पर थे तो टीटीपी ने तालिबान को मदद की। दे वर फाइटिंग अलोंग विद तालिबान अगेंस्ट यूएस फोर्सेस। अब एक सल्यूशन इसमें नजर आया था, ये जो सारे टीटीपी के जो है एक्टिविस्ट मिलिटेंट्स, ये पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर प्रोविंसेस है अफगानिस्तान, वहां पर सेटल है। एक प्रपोजल दिया था तालिबान ने पाकिस्तान को, अगर आप हमें फंड देंगे तो हम उनको मगरबी सूबों में शिफ्ट करेंगे ताकि आप पर अटैक नहीं होगा। अच्छा, वो फंड चाहे वो तो बिलियनर्स में चाहे। पाकिस्तान इस वक्त कंगाल है, उसके पास पैसे भी नहीं है, माशी हालत बहुत खराब है उसमें। इन वे दे एक्सेप्टेड, लेकिन फाइनेंशियली वो कुछ कर ही नहीं सकते। एक तो ये है। दूसरे, विद इन तालिबान कुछ ग्रुप्स है जो टीटीपी के हाँ बड़े सॉफ्ट कार्नर रखते हैं, इसलिए एक्शन भी नहीं होती है। और एक और चीज जो सबसे बड़ी बात है, इमरान खान की हुकूमत के टाइम इन्होंने एक टीटीपी के साथ अंडरस्टैंडिंग की थी कि अगर आप वापस आ, उन्होंने कहा हम वापस आ जाएंगे, उन्होंने कहा हम आपको रिसेटल करेंगे यहाँ पर, लेकिन एक वो कंडीशन रखी गई थी, भाई आप डिसआर्म हो जाइए। वो डिसआर्म नहीं हुए, जिसमें कहते हैं 4000 से ज्यादा जो है वो फुली आर्म्ड एंड इक्विप्ड थे, वो इसी खैबर पख्तूनख्वा में सेटल हुए। और जब हुकूमत भी चेंज हुई, और जब मिलिटेंट के पास होता है वो थोड़ी देखता है रिजीम चेंज होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ती है, उसको फिर टारगेट करना होता है। वही हब है कि कल जो है जमीयत उलमा इस्लाम की जो रैली हो रही थी बाजोर में, उस पर ये अटैक हुआ है, और जिसमें 46 आदमी मर गए हैं। ये एक इंडिविजुअल आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं, इससे कई इंसिडेंट इससे पहले भी हुए। हालांकि इसमें मरने वालों की तादाद ज्यादा है, लेकिन ये दिखाता है कि अभी भी खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें ये जो ट्राइबल बेल्ट को मिलाया गया, मर्ज किया गया, वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन फ्रेजाइल है। उस पर काबू पाने में अभी पाकिस्तानी फोर्सेस को बहुत टाइम लगेगा। ये आसान मसला नहीं है इसको टैकल करना, क्योंकि जब बॉर्डर में वो क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कुछ बॉर्डर फेंस हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, और आसानी से बाहर जाते हैं और वो वहां रुक ही जाते हैं, उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अभी तक आपने जो टीटीपी के बारे में बात बताई, एक तो ये कि तालिबान में कुछ लोग हैं जो इनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर है,
दूसरा, अमेरिका का लिंक भी एक तरह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अमेरिका का भी कोई रिश्ता बनता है, जिसमें इन्होंने उनके खिलाफ इन्हें इस्तेमाल भी किया था। तो अभी ये हथियार कहां से आते हैं इनके पास, कौन इनको सपोर्ट करता है? देखिए, हथियार का ये हुआ है, जब अबंडन किया था अमेरिका ने उस वक्त बगराम एयरपोर्ट और दूसरे जो है मिलिट्री जो इनके जहां पर इंस्टॉलेशन, उन्होंने अबंडन सारा किया आर्म्स एम्यूनिशन, यहाँ तक कि कुछ एयरक्राफ्ट भी किए हैं, जिसके एंटी एयरक्राफ्ट गन किए हैं, फ्यूज वो जो किए, गन्स जो बड़े बड़े होते हैं वो इन्होंने किए। उसका मेजर पोर्शन जो था वो तालिबान के टीटीपी के हाथ में भी लगाया और तालिबान के हाथ में भी लगाया। उस वक्त भी एक रिपोर्ट आया है कि बसों के ट्रकों के जरिए ये जो है ये ट्राइबल एरियाज में लिया जा रहा है। और वैसे भी इससे पहले भी उनको अमेरिका की तरफ से मिलता था, या किसी इससे पहले रशियन का जो उन्होंने कैप्चर किया था वो मिल रहा था। तो मिलिटेंटों के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही है हथियार करना। एक्सचेंज कुछ लोग इसमें कर रहे थे मंशियात का, तो एक्सचेंज ऑफ दैट दे यूज्ड टू गेट आर्म्स एंड एम्यूनिशन। लेकिन ये एक बड़ा सीरियस मसला है पाकिस्तान के लिए। इसको हैंडल करना, टैकल करना और इस पर काबू पाना बहुत चैलेंजिंग जॉब है। और खास तौर पे बड़ा चैलेंजिंग जॉब इसलिए भी है कि बॉर्डर पोरस है और ये पता नहीं चलता कि कौन दुश्मन कौन दोस्त इसमें और अमेरिका भी प्लेयर अगर कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो तो उसका भी बहरहाल एक एडवांटेज। या देखिए, अमेरिका का इसमें ये है, अमेरिका इस खित्ते को नहीं छोड़ना चाहता है। वो अगर इस खित्ते से वो नहीं चाहता है कि पूरी तरीके से इसकी प्रेजेंस खत्म, क्योंकि फिर चीन और रशिया जो मेन कंट्रीज के जो ओपोनेंट्स है उसके हाथ में सारा रीजन आ जाएगा। इसलिए इनकी कोशिश है। अभी रिसेंटली बाइडेन का एक बयान आया, हम अफगानिस्तान को अल-कायदा और दाइश को खत्म करने में मदद कर रहे हैं। अगर आपको पता होगा, अभी दोहा में बातचीत चल रही है जिसमें अमेरिका ने कहा हमारे 2 रिप्रेजेंटेटिव्स वहां बातचीत कर रहे हैं। उसमें शायद ये जो सिक्योरिटी रिलेटेड मसाइल है उस पर भी गौर हो रहा है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से तालिबान के साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। यानी वो एक विशेष सर्कल है जो अमेरिका किसी ना किसी तरीके से इसमें उलझे, यानी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता कैसे छोड़ेगा जो जिसके लिए इसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इस्तेमाल किए, स्पेंड किए, उस रीजन को कैसे छोड़ेगा? उसमें अफगानिस्तान में या साउथ एशिया या सेंट्रल एशिया में इसकी प्रेजेंस जो है, वरना चाइना और रशिया उसके साथ सारा आ जाएगा। इसका ना वहां तक नाम नहीं रहेगा, फिर यूरोप तक इसका कहीं नाम निशान ही नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन जो बयान देते हैं वो बिल्कुल अलग होता है, जो ग्राउंड पे जो कुछ करते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। तो हमेशा ऐसा ही होता है, वो बयान हमेशा पब्लिक कंजम्पशन के लिए होता है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, इस गहराई से आपने इंफॉर्मेशन दी, खास तौर पर जिस तरह से जो सबसे पहली खबर हमने डिस्कस की थी उसमें आपने काफी अहम नुकात रखे, खासतौर पर यूक्रेन वाली जंग को रोकने के लिए सऊदी अरब का रोल, और उसके बाद ईरान और सऊदी अरब और कुवैत के बीच का मामला, और यहाँ पाकिस्तान के भी हालात। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।